हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हमारा बायो का लास्ट टॉपिक दैट इज़ पोल्यूशन स्टार्ट हमने करा था, जिसमें हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स आए हैं जिसमें हमने एयर पोल्यूशन को कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, एयर पोल्यूशन में मेन 2 टॉपिक थे आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, अबाउट ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो ये जो मेन टॉपिक्स थे ये हमने कवर करे अंडर एयर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन। सो व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। जैसे हमने पोल्यूशन में पढ़ा था कि पोल्यूशन क्या था, इट्स बेसिकली द अनडिज़ायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग हो गई एयर वाटर पोल्यूशन, एयर वाटर सॉइल वगैरह। ठीक है, सो ये हमारे सराउंडिंग्स हैं। सो इन सराउंडिंग्स में जब अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाए जो हमारे लिए हार्मफुल हो, वो पोल्यूशन होता है। उसी को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ टू वाटर ओनली, ठीक है, ओनली वाटर तक मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन मीन्स इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द वाटर। ठीक है, या फिर आप कह लो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का गंदा होना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब जो वाटर पोल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है, पोल्यूटेंट्स की वजह से। ठीक है, पोल्यूटेंट की वजह से होता है आकर। ठीक है, अब जो ये पोल्यूटेंट हैं ये इनको हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी क्या करते हैं, वाटर में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इन पोल्यूटेंट्स का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज होना क्या करता है, वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट करता है। सो पोल्यूटेंट्स को अगर मैं इसके सोर्स की बात करूँ तो सोर्स क्या हो जाएगा, पॉइंट सोर्स हो जाएगा, मीन्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमने पोल्यूटेंट को किस तरह से वाटर में डाला है। ठीक है, सो देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है। वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, एग्जाम्पल रिवर, लेक्स, ओशंस, एक्वाफायर्स एंड ग्राउंड वाटर, वेरी ऑफन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज which degrades the water quality and makes it unhealthy for use. So this is the definition of water pollution. ठीक है, it is the contamination of water bodies which degrades the water quality and makes it unhealthy for us. ठीक है, वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज्ड। पोल्यूटेंट्स क्या हो गए, हमारे पार्टिकल्स, केमिकल्स जो हो गए, कुछ सब्सटेंसेस हो गए दैट मेक वाटर कंटेमिनेटेड। ठीक है, ये हमारे पोल्यूटेंट्स है। सो वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without enough treatment, okay, without enough treatment to get rid of harmful compounds. ठीक है, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्चार्ज कर देना वेस्ट का, ठीक है, पोल्यूटेंट्स का, विदाउट गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। पोल्यूटेंट्स गेट इनटू वाटर मेनली बाय ह्यूमन बींग्स। सो मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज what are the various causes of water pollution। various causes क्या क्या आ जाएंगे हमारे वाटर पोल्यूशन में। एक, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपना वेस्ट क्या करती हैं, डायरेक्टली रिवर्स में डंप कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। रैपिड अर्बन डेवलपमेंट ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब होता क्या है, एज द पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन exponentially, so has the demand for housing, food and cloth भी की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द डिमांड फॉर हाउसिंग, फूड एंड क्लोथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट में क्या होता है, मोर सिटीज एंड टाउन्स आर डेवलप्ड, सो दे हैव रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ और टाउन्स की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, सो दे आर रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू प्रोड्यूस मोर फूड। ठीक है, सो सॉइल इरोजन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइज इन कंस्ट्रक्शन साइट्स हो रहा है। तो जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली ग्राउंड्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, लैंडफिल्स
को प्रॉपरली नहीं ध्यान दिया जा रहा, ठीक है। सो इंक्रीज इन केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस मोर मटेरियल्स, ठीक है। सो ये हो रहा है हमारा अर्बन डेवलपमेंट की वजह से, कि अर्बन की डेवलपमेंट हो, जो अर्बन एरिया है उनकी डेवलपमेंट हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एट द एंड क्या हो रहा है, हमारा वाटर भी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, जो वाटर को क्या कर रही है, कंटामिनेट कर रही है, ठीक है। इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, जो सीवेज डिस्पोजल है वो क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हो रहा है। फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, केमिकल्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, दीज आर बेसिकली यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स from insects and bacteria. So basically they are useful for plants growth. However, when these chemicals are mixed up with water, they produce harmful pollutants for aquatic plants and animals, right? So fertilizers runoff is one of the major cause of water pollution. Then oil spills. ऑयल स्पिल्स भी क्या हो गया, इज बेसिकली अ ह्यूज थ्रेट टू मरीन लाइफ, ठीक है। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल स्पिल्स इनटू द सी एंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इट कॉज प्रॉब्लम्स फॉर लोकल मरीन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो ऑयल स्पिल्स क्या है, वाटर पोल्यूशन का एक मेजर कॉज है। देन केमिकल वेस्ट डंपिंग, ठीक है, जो हमारा केमिकल वेस्ट है उनको डंप कर देना, वो भी क्या करेगा, हमारा वाटर को पोल्यूट करेगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्चार्ज, ये हमने न्यूक्लियर उसमें पढ़ा था, जब हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसमें न्यूक्लियर सोर्स ऑफ जब हमने एनर्जी पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में, ठीक है। सो ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, इनका डिस्चार्ज होना, इट ऑल्सो क्या करता है, कंटेमिनेट दी वाटर। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी क्या होता है, हमारा क्या होता है, वाटर जो होता है पोल्यूट होता है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से तो सिर्फ एयर पोल्यूट होती है, नहीं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमारा जो वाटर है वो भी पोल्यूट होता है। कैसे, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे, ठीक है, तो ऑक्साइड्स निकलेंगे, ठीक है, वेरियस गैसेस के हार्मफुल ऑक्साइड्स निकलेंगे, एयर में जाएंगे। सो जब बारिश होएगी तो वही ऑक्साइड्स क्या होंगे, बारिश के पानी के साथ मिलके वाटर में भी जाएंगे, तो जब वो वाटर में जाएंगे तो वाटर को भी पोल्यूट करेंगे। एसिड रेन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, सो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अनदर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज BOD. BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो BOD की आपसे क्या की जा सकती है, पेपर में डेफिनेशन फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है। सो BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड से तो हमें इतना समझ आ गया कि ऑक्सीजन की डिमांड होगी, और कहाँ पे होगी, क्योंकि हम इसको वाटर पोल्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वाटर के अंदर ही होगी, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड। बट व्हाट इज़ बायोकेमिकल, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना वाटर बॉडीज़ के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स, ये डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत होती है, ठीक है। सो जब ये माइक्रोब्स ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये क्या करेंगे, जो फिश के लिए है या अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं उनके लिए क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन छोड़ेंगे ही नहीं, और इससे क्या होगा, फिश मर जाएंगे, एक्वेटिक जो क्रिएचर्स हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो ये होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो एक्चुअली द BOD इज एक्चुअली द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे याद रखना क्वेश्चन आता है कि ये किसका मेजर है, हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वाटर में, एंड सो ऑन। सो राइट ऑप्शन होगा हमारा कि इट इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा बाय दीज माइक्रोब्स, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर ले लें, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है,
जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ये 1 लीटर वाटर है, इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर वाटर में कितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लग रही है, वो हो गया हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये किसका मेजर होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है। जितना ज़्यादा बीओडी होगा वेस्ट वाटर का, उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सिंपल है कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है माइक्रोब्स को, ठीक है। और माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उनको डिकम्पोज करना है। उनको डिकम्पोज क्या करना है, वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा से, इस पोर्शन को दोबारा से सुन लो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने लिखा क्या। द माइक्रोब्स दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर बॉडी consume lot of oxygen that result into sharp decline in dissolved oxygen. So this cause mortality of fish and other aquatic creatures, right? So BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. यहाँ पे in आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, in, ठीक है। सो ये मैंने अभी आपको समझाया था कि ये क्या होता है कि 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए जितना भी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, वो क्या होगा, हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. So BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. So the BOD is actually a measure of the organic matter present in the water. So BOD हमें ये नहीं बताता कि कितना ऑक्सीजन बेसिकली चाहिए, ये हमें बेसिकली बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वाटर में, राइट. एंड द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर, more is its polluting potential. ठीक है, more is its polluting potential. So the greater the BOD of waste water, more is its polluting potential. मीन्स उसका polluting potential जो है, pollute करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है. So this is BOD. So the next is water हाइकिंथ, ठीक है. सो ये क्या है, अनदर कॉज है किसका, वाटर पोल्यूशन का. अब ये है क्या है, बेसिकली ये ना एक एक्वाटिक वीड है, ठीक है. ये एक एक्वाटिक वीड है, ठीक है. इसको बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते थे, इस पर्पस के लिए हमने क्या किया था, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. बट हुआ ये, इस एक्वाटिक वीड ने क्या किया, बहुत सारी क्या कर दी, हमारी वाटर बॉडीज़ के लिए क्या कर दिया, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है. और इसी को याद रखना, वाटर हाइसिंथ को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसको हम बोलते हैं, इस वीड को टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल भी हम बोलते हैं, ठीक है. सो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका अनदर नेम जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. और अगर पूछा जाए वाटर हाइसिंथ है क्या, सो ये एक एक्वाटिक वीड है, ठीक है. So it is the world's most problematic aquatic weed, ठीक है. They are introduced into India for their beautiful flowers that have caused havoc for their by their excessive growth by causing blocks in our water bodies, ठीक है. This weed is commonly known as terror of Bengal, ठीक है. So next is
हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में देखा, कॉजेज में देखा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसका बीओडी का, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, और वाटर हाइसेंथ का। अब हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स किसके, वाटर पोल्यूशन के। फर्स्ट थिंग आ जाएगा इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या करता है बेसिकली, एक्चुअली ये क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूटेड होगा सो इट डिप्लीट्स क्या करेगा, हमारी एक्वाटिक इकोसिस्टम को। सो जब ये डिप्लीट करेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम को, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिप्लीट करेगा, इट मीन्स कि हमारा क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज कंटेमिनेशन ऑफ द फूड चेन। सो वाटर पोल्यूशन क्या करता है, हमारे फूड चेन को भी कंटेमिनेट करता है। होता क्या है, जब हम फिशिंग करते हैं पोल्यूटेड वाटर में, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर में जब हम फिशिंग के लिए जाते हैं, एंड द यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर फॉर लाइफ स्टॉक फार्मिंग, और उसी वेस्ट वाटर को अगर हम यूज़ करें फॉर लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए और एग्रीकल्चर में, तो होता क्या है, वेरियस टॉक्सिन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे फूड में। कैसे, ठीक है, क्योंकि हमारे किसने लिया हुआ है, हम एक्चुअली उनको कंज्यूम कर रहे हैं, सो विच आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ व्हेन ईटन। ठीक है, सो फिशिंग इन पोल्यूटेड वाटर and the use of waste water for livestock farming and agriculture can introduce toxins into foods which are harmful to our health when eaten. ठीक है, lack of potable water, potable water means drinking water. ठीक है, सो जब पानी गंदा हो जाएगा तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ड्रिंकिंग वाटर की वो क्या हो जाएगी, कम। सो बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, ठीक है, टू ड्रिंक और सैनिटाइजेशन। ठीक है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। ठीक है, अनदर आ जाएगा हार्मफुल इफेक्ट की डिजीज़। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ हमें होती हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि वाटर के थ्रू कौन सी डिजीज़ हो रही हैं। हमने वाइटामिन्स के थ्रू देखी, हमने देखा मिनरल्स के थ्रू कौन सा हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स की वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसका हमने देखा था, उस डेफिशिएंसी डिजीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, ज़ोनोटिक डिजीज़ था, उसका भी हमने कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है, अब ये डिजीज़ में हम पढ़ेंगे कि वो डिजीज़ जो होती है वाटर के कंटेमिनेशन की वजह से। So water pollution has very negative effects on public health. ठीक है, so a lot of disease result from drinking or being in contact with contaminated water. ठीक है, अब वो diseases कौन सी है वो पता होनी चाहिए, such as diarrhea, cholera, typhoid, dysentery और skin infections। ये किसकी वजह से होता है, वाटर के कंटेमिनेशन की वजह से। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या चीज़ें होता है, मिनीमाटा डिजीज़। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मर्करी इन वाटर। सो जब मर्करी का अमाउंट एक नॉर्मल से एक्सीड कर जाएगा वाटर में, सो अगर हम उसी वाटर को ड्रिंक करेंगे सो हमें कौन सा डिजीज़ होगा, मिनीमाटा डिजीज़। या फिर फिशेस में क्या होगा, ड्रॉपसीन फिशेस में जो डिजीज़ होगी उसको हम बोलेंगे ड्रॉपसी। देन डिसलेक्सिया कब होगा, जब वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ लेड प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होगी वो कौन सी होगी, डिसलेक्सिया। देन किडनी एंड लीवर डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं इफ़ वी ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर। और अगर उस वाटर में, ठीक है, अगेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ लेड होगा तो क्या होगा, हमारा किडनी एंड लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, लैक्सेटिव इफेक्ट, ये कब होगा, जब एक्सेसिव सल्फेट होगा। ठीक है, देन इटाई ये कब होगा, इसको हम बोलते हैं कैडमियम पॉइजनिंग। ठीक है, कैडमियम पॉइजनिंग जब इसका अमाउंट ज़्यादा होगा कैडमियम का। ठीक है, देन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, टीथ की डिसफॉर्मिटी होएगी। ठीक है, हमारी हार्ट बोर्ड जो बोन्स है, हार्डनिंग ऑफ बोन्स होगा, पेनफुल जॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हम उसको स्केलेटल फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस होगा। और ये जो बोन्स के रिगार्डिंग जितना भी हो गया, टीथ के रिगार्डिंग, बोन्स के रिगार्डिंग, पेनफुल जॉइंट्स हो गए, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो गया, ये कब होगा, जब फ्लोराइड का अमाउंट जो है एक्सेस होगा वाटर में, एक्सेस फ्लोराइड। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको पता होनी चाहिए, मरकुरी की वजह से, लेड की वजह से,
सल्फेट की वजह से, कैडमियम की वजह से, फ्लोराइड की वजह से जो है कौन सी डिजीज़ होती हैं। मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट आपके लिए रेडी किया है सो दैट आपको ईजी हो समझाने में और पेपर में आपको रिवाइज करने के लिए और भी आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सो अदर इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या है? अनदर हार्मफुल इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का, दैट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में आपका जो एक चैप्टर है इकोसिस्टम वाला, जो आपको साइंस में भी है, आपको वाइट सर ने कराया हुआ है, उसमें उन्होंने बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट दिया होगा। ठीक है, सो इसीलिए जो चैप्टर है आपका बायो का फूड, जिसमें फूड वेब एंड फूड चेन वाला इकोसिस्टम वाला टॉपिक है, वो मैं इसीलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपको जीके में भी एक टॉपिक है इकोसिस्टम वाला, उसके अंडर ही वो सर ने कंप्लीट करवाया हुआ है, इन्वायरमेंट भी, फूड चेन एंड फूड वेब भी। ठीक है, सो इसलिए मैं वो टॉपिक करवा नहीं रही हूँ, वो आपको जीके सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो वाइट सर ने कराया है। बायोमैग्निफिकेशन, इसमें क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स बढ़ते जाना। ठीक है, बट यहाँ पे किसके मैग्निफिकेशन की बात हो रही है? कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, जो भी टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन विद ईच ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमारे आते थे बेस पे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका हर एक ट्रॉपिक जो हमारा ये होता है ट्रॉपिक लेवल होते हैं, सो विद ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, व्हेन ट्रॉपिक लेवल इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। प्रोड्यूसर में सपोज टॉक्सिकेंट, कुछ अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट प्रेजेंट है। ठीक है, जब इन्हीं प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, ठीक है, सो उसमें जो एक्यूमुलेशन है किसका? टॉक्सिकेंट्स का, वो इंक्रीज हो जाएगा। इन्हीं प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो और इंक्रीज हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिक में बोलूँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट होगा टर्शरी कंज्यूमर में, सबसे ज़्यादा टॉक्सिकेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे टॉपिक लेवल में सबसे कम टॉक्सिकेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो वो होंगे प्रोड्यूसर्स में। ठीक है, सो बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है? जब जो टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन है एट ईच, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल, एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, वो क्या हो? इंक्रीज हो। सो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमने लिखा क्या। टॉक्सिक वेस्ट present in industrial waste and water from the farmhouse containing pesticides and weedicide enters the food chain of aquatic organisms। ठीक है, जो टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से आते हैं? कंटेनिंग उसमें पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स, इट एंटर्स आवर फूड चेन ऑफ aquatic organism. So when the concentration of these toxicant at each successive trophic level increases, so then it is called biomagnification। ठीक है, so basically these substances, ठीक है, are actually taken up by the organism। ठीक है, जैसे हम अगर पेस्टिसाइड्स की बात करूँ या वीडिसाइड्स की बात करूँ जिसमें टॉक्सिक ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, सो दीज सब्सटेंसेस आर एक्चुअली टेकन अप बाय द ऑर्गेनिज्म थ्रू द फूड दे कंज्यूम। ठीक है, सो व्हेन द ऑर्गेनिज्म इन द हायर फूड chain feed on the organism in the lower food chain containing these toxicants, so these toxics get accumulated in the higher organisms that causing biomagnification। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? when these substances, ये जो भी substances हैं हमारे toxins, when these are taken up by the organism through the food they consume, तो उससे होता क्या है? when the organism in the higher food chain, ठीक है, मीन्स प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए, टर्शरी हो गए। ठीक है, सो व्हेन द ऑर्गेनिज्म इन हायर फूड चेन feed on the organism in the lower food chain containing these toxins, so these toxins get accumulated in the higher organisms that cause biomagnification। ठीक है, the most common toxicant that get accumulated at
सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इंक्लूड्स DDT हो गया हमारा, आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया, ये कॉमनली यूज टॉक्सिकेंट है, इसके अलावा भी होते हैं बहुत, ठीक है। सो द हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, जिसकी वजह से जब ये डिस्टर्ब करता है हमारा बर्ड्स का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, उससे होता क्या है, इट कॉज थिनिंग ऑफ एगशेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्ड्स में थिनिंग ऑफ एगशेल किसकी वजह से होता है, वो होता है जब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो। और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कब डिस्टर्ब होता है, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT हो, ठीक है। एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग एंड इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। इसके अलावा इसके कॉजेज़ भी आते हैं, इफेक्ट्स भी आते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पेपर में आ भी जाए, जस्ट इन केस बायोमैग्निफिकेशन के व्हाट आर द कॉजेज़ या इफेक्ट्स आ भी जाए, तो आप उसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंपली बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि हर एक सक्सेसिव टॉपिक लेवल पे कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट का इंक्रीज होना, ठीक है। सो बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस, अगर आपको कॉजेज या इफेक्ट आ जाए तो आप कर सकते हो। यूजुअली ऐसे आएंगे नहीं, बट अगर आए तो आप कर सकते हो। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन। अब ये होता क्या है, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये हर एक टॉपिक लेवल में जो कंसंट्रेशन होती थी वो क्या होती जाती थी, इंक्रीज होती थी। इधर कुछ टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट हम टॉपिक लेवल की बात करें तो उसके में क्या होगा, जो इसका ये जो टॉक्सिन्स हैं जो लोअर लेवल पे हैं वो क्या हो जाएंगे, मैग्नीफाई हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नीफाई होके यहाँ पे आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स में और मैग्नीफाई होके क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या हो गए, टॉक्सिस जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी में। सिमिलरली टर्शरी कंज्यूमर, उसमें जो टॉक्सिन्स की प्रेजेंस है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये होता था बायोमैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन हो गया सिंपली द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, एक जगह केमिकल्स का, टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेट होना, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। बायोमैग्निफिकेशन मीन्स टॉपिक लेवल, सक्सेसिव टॉपिक लेवल में हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और बायो एक्यूमुलेशन हो गया सिंपली एक्यूमुलेट होना टॉक्सिन्स का, ठीक है। ये होती है हर एक टॉपिक, ये इंक्रीज होती है हर एक टॉपिक लेवल पे, बट ये क्या होती है, विद इन टॉपिक लेवल ही इसका क्या होता है, ये इंक्रीज होती है, ठीक है। सो देख लेते हैं डिफरेंस। The process of building up of certain chemical substances or toxin at higher trophic levels of food chain. This is biomagnification, and bioaccumulation is simply the process of accumulating toxic chemicals such as pollutants, pesticides and other toxins directly into human body, either through air, water, food intake or directly through skin, ठीक है। So it's basically the accumulation of toxic chemicals, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रांसफ़र ऑफ पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे वर्ड हमें से क्या रखना, ट्रांसफ़र होएगा, एक जगह से दूसरा ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल में द ट्रांसफ़र ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम स्मॉल फिशेस विच लेटर कंज्यूम्ड बाय लार्जर फिश, ठीक है। और उसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी इन फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। सीधे फिश के अंदर क्या हुआ, हमारा फिश के अंदर मर्कुरी क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ये बायो एक्यूमुलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्यूटेंट जो है स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यहाँ पे सीधे फिश के अंदर क्या हो रहा है, मर्कुरी का एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसफ़र की कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे एक फ़िश की ही बात हो रही है, उसके अंदर एक्यूमुलेट होते जा रहा है, ठीक है। और ये होता है विद इन वन ट्रॉपिक लेवल, और ये होता है इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। So an increase in the concentration of pollutants as they move from one organism to another, ठीक है। इसमें इंक्रीज में PDF भेजूँगी, उसमें ये सारा लिखा होगा, ठीक है। सो उसमें आ जाएगा बायो एक्यूमुलेशन में, इट्स एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। इसका मैंने डिफरेंस आपको इसीलिए करवाया क्योंकि पेपर में चांसेस हैं कि आपसे बायो एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट पूछ लें वो,
ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट भी पूछ लें कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बायो मैग्निफिकेशन। सो अगर आपको इन दो टर्म्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, MCQ को टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का डिफरेंस क्लियर होगा। ये मैंने स्लाइड इसीलिए डाली है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन eutrophication, this is one of the main harmful effects of water pollution. So what is eutrophication actually? It is the basically enrichment of water bodies का enrichment होना, किससे, न्यूट्रिएंट्स से। सो जब वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, सो वो क्या है, एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट है और उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि वाटर बॉडीज़ में अगर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सो ये हार्मफुल इफेक्ट कैसे है, वाटर पोल्यूशन कैसे है, किस तरह से ये एक हार्मफुल इफेक्ट है। देखो, जब वाटर बॉडीज़ में एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, ठीक है, तो होता ये है, वो न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्गल बूम के लिए, एल्गी की ग्रोथ के लिए। अगर आपसे बेसिकली पेपर में पूछा जाए एल्गम बूम जो है किसकी वजह से होता है, तो याद रखना यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है एल्गल बूम। अभी एल्गल बूम क्या होता है, एल्गल बूम होता है एल्गी की एक नॉर्मल अमाउंट से एक्सेस में ग्रोथ होना, उससे क्या बोलते हैं हम, एल्गल बूम। तो जब एल्गल बूम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उससे होगा ये कि जो वाटर में ऑक्सीजन है वो एल्गी कंज्यूम कर लेगी, जिसकी वजह से फिशेस वगैरह क्या हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये है यूट्रोफिकेशन का, ये है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि यूट्रोफिकेशन हो जाती है, ठीक है। जब वाटर में, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स जाएं, या फर्टिलाइज़र्स की बात कर लूँ, तो ये क्या करते हैं, जब वाटर बॉडीज़ को ये कंटामिनेट कर देते हैं, ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह ये वो, ठीक है। तो जब ये वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं, तो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, सो एक्चुअली इनकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर में जो कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजन या फॉस्फोरस का, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। वाटर को क्या बना रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिच, और ये न्यूट्रिएंट रिच कौन बना रहा है, मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। सो जब ये वेस्ट मटेरियल जाता है वाटर बॉडीज़ में, जो कि रिच होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, ये वाटर को क्या बना देता है, एक न्यूट्रिएंट रिच बना देता है। सो जब वाटर न्यूट्रिएंट रिच बन जाएगा, तो ये किसको सपोर्ट करेगा, एल्गे ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। सो जब ये एल्गे ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, तो मीन्स हमारा वाटर जो फिशेस हैं वो मरने लगेंगी, और फिश मोर्टालिटी होगा, हमारे लिए ये हमारी हेल्थ को ये ख़राब करेगा, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक हार्मफुल इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। आई होप यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। यूट्रोफिकेशन मीन्स इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच अ लेक चेंजेस फ्रॉम, जो लेक है वो चेंज हो रही है किससे, क्लियर कंडीशन with a relatively low concentration of dissolved nutrients and balanced aquatic community से किस में अब शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ये लेक है जो पहले कैसी थी, क्लीन थी, क्लियर कंडीशन थी, जिसमें रिलेटिवली लो कंसनट्रेशन थे डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स की, और एक बैलेंस्ड एक्वेटिक कम्युनिटी थी। नाउ दिस प्रोसेस, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लेक को चेंज कर रहा है फ्रॉम दिस टू, किस में चेंज कर रहा है, टू न्यूट्रिएंट रिच algae filled state, ठीक है, एंड हेंस टू अ ऑक्सीजन डेफिशिट वेस्ट फिल्ड कंडीशन इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। और न्यूट्रिएंट रिच मीन्स मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। सो क्लियर कंडीशन से ये न्यूट्रिएंट रिच में एल्गे फिल्ड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है लेक को, ठीक। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन मुश्किल लग रही है, मुश्किल है नहीं है, सिंपल है कि क्लियर कंडीशन से चेंज हो रही है लेक, किस में चेंज हो रही है, एक न्यूट्रिएंट रिच में एल्गे फिल्ड स्टेट में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एन इनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स दैट कॉज
इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्गे। आप समझते जाओ, देखो मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। सो enrichment of water bodies by nutrient salts that cause increased in production of algae and deteriorating the quality of water, which further leads to oxygen depletion in the water, causing death of fish species. Eutrophication is a natural occurring, याद रखना, it's basically a natural occurring process. It's a slow process and you can't control that process, means it's inevitable, ठीक है। जो लेक है आफ्टर सम ईयर्स ऑटोमेटिकली क्या होगी, यूट्रिफिकेशन शो करेगी, वो एक क्लीन लेक से हमेशा एल्गे फिल्ड स्टेट में पहुंच जाएगी। इट्स बेसिकली स्लो प्रोसेस एंड इनएविटेबल प्रोसेस एंड इट्स ए नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस, ठीक है। और जब ये नेचुरली जो लेक है, ठीक है, वो डिप्लीट वाटर को ख़राब करे अगर नेचुरली, उसको हम बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल यूट्रोफिकेशन। सो हाउएवर व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, यही जो कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बोलता है इंडस्ट्रियल अपना वेस्ट जो है डंप करती है, ठीक है, जब वो डंप करती है तो क्या होता है उसमें वाटर जो है जब वो डंप करेगी तो वाटर में क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, उस वेस्ट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा जो ऑटोमेटिकली वाटर के न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज कर देगा। सो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो वाटर के न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ा देती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का डंप करना, ठीक है। अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अगर तो ये नेचुरली हो रहा है तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अगर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कल्चरल यूट्रोफिकेशन एंड इट कैन लीड टू प्री मैच्योर एजिंग एंड डेथ ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। ये प्री मैच्योर कर देगा एजिंग और डेथ ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस इज यूट्रोफिकेशन। आई होप यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्गल बूम। सो एल्गल बूम इज रिलेटेड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन अगर आपको समझ आ गया तो एल्गल बूम भी समझ आ जाएगा। एल्गल बूम मैंने अभी आपको समझाया, जब वाटर में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एल्गल बूम हो जाता है। एल्गल बूम मीन्स एल्गी का ज़्यादा ग्रोथ हो जाना वाटर बॉडीज़ में, उसको हम एल्गल बूम कहते हैं। बूम का मतलब ही बता रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और किसका, एल्गल का, मीन्स एल्गी का, ठीक है। यूट्रिफिकेशन लीड्स टू एल्गल बूम। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, एल्गल बूम किसकी वजह से होता है। सो ये होता है यूट्रिफिकेशन की वजह से। So it's basically the excessive growth of algae in water called algal boom. What are the causes of algal boom? So the presence of large amount of organic nutrients in water causes excessive growth of planktonic या फिर free floating algae, ठीक है। excessive organic होना, presence होना organic nutrients का, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एल्गल बूम होता है अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस कलर ऑफ वाटर बॉडी समटाइम गेट्स चेंज, क्योंकि जब एल्गे का ग्रोथ होगा तो उसकी वजह से, एल्गे की ग्रोथ होने की वजह से जो कलर है वाटर बॉडीज़ का वो क्या हो जाएगा, चेंज। दिस में कॉज डिटोराइटेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी, इसकी वजह से वाटर क्वालिटी ख़राब होएगी और फिश मर जाएंगी, फिश मोर्टेलिटी। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ एल्गल बूम? वो है it will cause eye, skin and respiratory irritation to swimmers, boaters and residential of coastal areas, ठीक है। and it is toxic, it makes water toxic and has an adverse impact on navigation, ठीक है। अंडर वाटर नेविगेशन समटाइम हमें करना होता है ना, तो जब एल्गी प्रेजेंट होगी वाटर में तो इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू नेविगेट। दिस में ऑल्सो क्रिएट्स अ कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया। अब एल्गल बूम की वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया भी हो सकता है। हाइपोक्सिया हो गया अ सिचुएशन ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हेन देयर इज लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। अब लेस सप्लाई क्यों होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि एल्गे है तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। जब वो ऑक्सीजन जब कंज्यूम कर लेगी तो फिश के लिए ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। So which is not suitable for the growth of other aquatic organisms, ठीक है। So this is all about the harmful effects of
वाटर पोल्यूशन जिसमें हमने कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखे, डिजीज़ के बारे में देखा, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में देखा, यूट्रोफिकेशन के बारे में देखा एंड एल्गल बूम. नाउ द लास्ट इज कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन. किस तरह से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, जो भी हम वेस्ट वाटर है, ठीक है, अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक हमारा वाटर को पोल्यूट होने से क्या कर सकता है, रोक सकता है. सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल process. ठीक है, so the more efficient these processes are, the cleaner the water becomes. ठीक है, so चाहे हम physical process से या फिर chemical process से या फिर biological process से अगर हम remove कर दें pollutants को waste water से, तो ये काफ़ी हद तक क्या करेगा, water को साफ रखेगा. Green agriculture. ठीक है, globally agriculture accounts for 70% of water resources. So it is essential to have climate friendly crops, efficient irrigation that reduces the need for water, and energy efficient food production. So green agriculture is also crucial to limit the chemicals that enter the water. So green agriculture भी क्या है हमारा, this is one way of controlling water pollution by adopting climate friendly crops. अब उससे होगा क्या, वो रिड्यूस करेंगे द नीड फॉर वाटर एंड एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोडक्शन होगा. स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट. स्टॉर्म वाटर में जो स्टॉर्म का वाटर आता है, अगर हम उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, काफ़ी हमें हेल्प मिलेगा. स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इज़ द एफर्ट टू रिड्यूस रन ऑफ रेन वाटर और मेल्टेड स्नो इनटू स्ट्रीट्स. जब हम स्टॉर्म वाटर का क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे स्टॉर्म वाटर का, सो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा रन ऑफ रेन वाटर एंड मेल्टेड स्नो इनटू स्ट्रीट्स, लॉन्स एंड अदर साइट्स एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी. एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन. अगर हम एयर पोल्यूशन की प्रिवेंट करेंगे तो उससे भी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होगा. सी हाउ. Air pollution has a direct impact on water contamination, as 25% of human-induced carbon dioxide emissions are absorbed by oceans. So this pollution causes a rapid acidification of our oceans and threatens marine life and corals. So by preventing air pollution is the best way to prevent this from happening. Next is your plastic waste reduction. So 80% of plastic in our oceans is from land sources. So in order to reduce the amount of plastic entering our ocean, we need to both reduce our use of plastic globally and to improve प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. अगर हम प्लास्टिक वेस्ट का रिडक्शन करें, प्लास्टिक वेस्ट की मैनेजमेंट करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमें पता है, हमने कई बार देखा जब समुद्र जो होता है अपना, हमें पता है कि वो कचरा बाहर निकालता है, तो हम कितनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें देखते हैं. सो लोग जाते हैं प्लास्टिक का सामान पानी में फेंकते हैं, बीचेस में फेंकते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं. ठीक है, सो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए. सो प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन भी important है for controlling your water pollution. Next is water conservation. So it is central in making sure the world has better access to clean water. So water is a scarce resource, so take care of it accordingly and manage it responsibly. Denitrification की आपको हो सकता है डेफिनेशन आ जाए और पूछ जाए कि कौन सा प्रोसेस है. So when nitrates present in the water get converted into gas, it is known as denitrification. So it is an ecological approach that prevents leaching of nitrates in the soil, so it stops groundwater from getting contaminated. Denitrification से क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो contaminate होने से बच जाता है. Planting trees would reduce pollution by sediments and will also prevent soil erosion.
नेक्स्ट, डू नॉट डिस्पोज ऑफ हाउस होल्ड केमिकल्स और क्लीनिंग एजेंट्स डाउन दी सिंक और टॉयलेट, क्योंकि ये डायरेक्टली फिर कहाँ पे होंगे, हमारे वाटर बॉडी से कनेक्टेड होंगे और ये क्या करेंगे, उसको ख़राब करेंगे। सो सीवेज का वो होना, सीवेज मैनेजमेंट होना, ठीक है, वो भी उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना, वो भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। एक लेक्चर और आएगा रिगार्डिंग योर पोल्यूशन, उसमें मैं पूरा पोल्यूशन वाइंड अप करूँगी जो भी हमारा रह गया है। मेन आपका था एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन जो हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी टाइप के पोल्यूशन हमारे बच गए हैं, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। मेन यही दो थे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। पोल्यूशन के रिगार्डिंग जितने भी जो PDF है वो एक बार आपको मिल जाएगा वंस आई एम डन विद योर दिस टॉपिक। सो आपको एक कंपाइल्ड PDF पोल्यूशन का मिल जाएगा। और अभी तक हमने जितने भी बायो के चैप्टर्स पढ़े हैं उसका PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब सिर्फ पोल्यूशन का रह गया और बहुत सारे बच्चे MCQs के लिए बोलते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो पोल्यूशन का, उसके बाद हम टॉपिक वाइज MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे हमारे बायो की, 1 बाय 1 करके, ठीक है। बस पोल्यूशन चैप्टर आपका बायो का रह गया, फिर उसके बाद आपकी साइंस पोर्शन कंप्लीट है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।